कायदा फूलने लगे हैं। अब जरा आपको मैं ग्राफ दिखाना चाहूंगी। ग्राफ ये देखिएगा कि रुपए के साथ एक साल में क्या कुछ हुआ। जुलाई में डॉलर 200 रुपए था, जो जनवरी में 270 और 290 तक भी जाता दिखा गया। लोड शेडिंग के साथ महंगाई ने भी लोगों का भुरकस निकाल दिया। सखर में चीनी, आटा, चाय की पत्ती, दूध और दीगर अशिया की कीमतों को भी पर लग गए हैं। नॉर्मली में ज़्यादा तेज़ काम करती है जब उसको इतना ज़्यादा डर ना हो कि हर चीज़ की स्क्रूटनी, गलत और सही फैसले तो होते ही हैं। महंगाई का जिक्र करेंगे सबसे पहले, जिससे हर तबके के लोग परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करना गुरबा के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। और खाने का तेल एक साल में दुगना होकर 600 रुपए किलो, और जो चीनी है वो 30 रुपए महंगी होकर 125 रुपए किलो हो गई। और मुर्गी का तो ना ही पूछें। अच्छा, 300 रुपए किलो जो गोश्त है वो कल 800 रुपए किलो पर भी देखा गया, 800 रुपए किलो। अब जो बोर्ड है और उसमें जो ममालिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें तकरीबन 16% अमेरिका का वोट है। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इसे 240 के नजदीक काबू रखना होगा, जो बकौल इसहाक डार साहब के डॉलर का असल रेट भी है। अच्छा, ग्राफ आप ये देख रहे हैं। हमारा एक और बड़ा मसला डॉलर बढ़ने से आने वाली जो महंगाई है वो है। अब पिछले साल रोटी 15 रुपए की थी, जो आज 25 रुपए की है, क्योंकि 10 किलो आटे का जो थैला है जो 1400 रुपए का था, अब वो 2300 रुपए के आसपास है। आती है कि जब डॉलर महंगा होता है तो यकीनी तौर पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब डॉलर जब नीचे आए तो नीचे आने पर क्या दाम सस्ते किए जाएंगे? और अगर मन मानी कीमतें ही वसूल होती रही, मनमानी ही होती रही, तो फिर हुकूमत या गवर्नमेंट क्या जो इलेक्शन के साल हम कह सकते हैं कि आनी हाथों से निपटना अफोर्ड भी कर सकेगी? ये कुछ आइंद है। लेकिन जब भी डॉलर नीचे आता है अशफाक साहब, तो इंतजामिया निर्ख जो पुरानी सतह पर वापस लाने में अक्सर नाकाम रहती है। इसकी वजह आसान अल्फाज में समझाइएगा, ऐसा क्यों होता है? कि जब इस किस्म की कोई चीजें होती है, बिल्कुल आपकी जो प्राइस कमिटीज होती है ना, उनको एक्शन में आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब पाम ऑयल की प्राइस में कमी आई और जब उनकी एलसीज के इश्यूज थे, तो जब हमने हुकूमत ने ये एक डिसीजन लिया कि इनकी एलसी खुलनी चाहिए, तो उन्होंने आज 50 रुपए पर केजी तक उन्होंने दाम गिरा दिया। और वो खुद उन्होंने वॉलंटियर किया, क्योंकि उनकी कॉस्ट उनके सामने आ गई थी और इंटरनेशनल प्राइस में भी पाम ऑयल की प्राइस गिर गई थी। तो ये प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज का, जो कि सूबों के अंडर आती हैं, उनका बिल्कुल ये काम होना चाहिए कि अब वो बिल्कुल आपने जो है ना, दे शुड रोल देयर स्लीव्स, और अब उनको ये एक्शन में आना चाहिए। और उनको बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको प्राइस में कमी वाकई करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा अशफाक साहब, एक और चीज़, ये जो बजट के बाद लोगों का जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर बात है सामने आता है, फिर तनकीद भी की जाती है, तो ये टैक्स के हवाले से बड़ी बातें की जा रही है। टैक्स दायरा बढ़ाने के लिए इस बजट में भी आप लोगों ने जो मुश्किल फैसले वो नहीं किए हैं, जैसा कि ताजिर जो हैं, जागीरदार हैं, उनको एक बार फिर से बचा लिया गया है। अब जब ये मुश्किल फैसले नहीं हो सके या फैसले कह लें कि मसलहत का शिकार हो गए, तो क्या अब ज़ाहिर बात है बर्डन आने वाली निगरां हुकूमत पर भी पड़ेगा? तो निगरां हुकूमत फैसले कर पाएगी? पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, वो 3 महीने के लिए आते हैं, उनका ये काम ही नहीं है। दूसरी बात है, ये मेरा ख्याल है शायद सही मायनों में आपने शायद देखा नहीं होगा कि ताजरों के साथ पूरा मुआहदा हुआ है और तमाम ताजिर अब कम अज कम 45 लाख ताजिर आपका टैक्स रिटर्न फॉर्म भरेगा, ये इनसे वादा हुआ है और ये एग्रीमेंट मैंने बैठ के करवाया। दूसरी तरफ जागीरदारों के टैक्स की जो आप बात कर रही हैं, वो 18वीं तरमीम के बाद और इससे पहले भी सूबों का मामला था, तो सूबों ने उन पे टैक्स लगाया। हाँ, वहां पर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं इस बात पे आपकी बिल्कुल तायीद करता हूँ। उन पे भी पूरी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और उनसे भी पूरा टैक्स लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये अशफाक साहब, ये जो भी हुकूमत जाती है, एक बड़ी पिक्चर में बात करना चाहूँगी। आप ब्रॉड पिक्चर अगर देखेंगे, जो हुकूमत जाती है और जो हुकूमत आती है, तो वो अक्सर ये कहती थी पुरानी हुकूमत हमारे ऊपर बर्डन डाल के चली गई है, कर्जे इतने ले लिए गए, हुजम बढ़ता चला गया। तो पुरानी हुकूमत यहाँ तक कह देते हमारे लिए सुरंगें बिछा कर चली गई है। तो फिर अब वो अपना टाइम गुजारते रहते हैं, पुराने पे मलबा गिराते रहते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर देखें, आप इवेंट से देखें, हम जज कर सकते हैं ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम लगाऊंगा, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। आई थिंक कि उनको इतनी स्क्रूटनी में डालना शायद प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है।
उस मुल्क के लिए जहां ऑलरेडी प्रोसेसेस बहुत स्लो हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो अपना काम ना करें। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है वो तो एक मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा एक्चुअली करप्शन से जो कॉम्पिटेंस है मैं उसको बहुत हायर रखता हूं इन वेयर पाकिस्तान इज टुडे। खान साहब, इस गवर्नमेंट की जो 1.5 साल थे, आपके ख्याल में कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? आप इसको इस तरह देख लीजिए कि जब गवर्नमेंट आई थी तो 10 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4 अरब डॉलर के हैं। तो कॉम्पिटेंट तो जब गवर्नमेंट आई थी तो 12% की इन्फ्लेशन थी और आज 30% की इन्फ्लेशन है। ये मैं मान सकता हूं कि डेग्रेडेशन हो रही थी, जब पिछली गवर्नमेंट गई तो एक डेग्रेडेशन हो रही थी, पर हर गवर्नमेंट जो आती है ना कामरान साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो उस प्रेपरेशन से नहीं आती कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चैलेंज है। अच्छा खाकान भाई, बात बताएं, ये जो अभी एकदम डॉलर नीचे आ रहा है, ये डॉलर इस तरह आता रहेगा नीचे आपके ख्याल में, या ये वैसे ही है टेम्पररी? कामरान साहब, एक तो आप ये देखिए ना कि पिछले 14-18 माह से कंसिस्टेंटली ये हो रहा है, और आप पीछे भी चले जाएं, सितंबर 2021 में 20 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे। तो कंसिस्टेंटली चूंकि आप ब्लीड कर रहे थे अपने स्टेट बैंक के ज़खायर को, तो रुपए की जो वैल्यू थी वो सिंपली आप ये देखें एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ख़त्म हो गई थी। एक्सपोर्टर भी नहीं अपनी इनकैश कर रहा था और सारे फ्लोज टूट गए थे, कमर्शियल, बायलैटरल, IMF, मल्टीलैटरल। सो रुपए की जो कदर थी उसको सप्लाई साइड बहुत वीक थी, इसलिए वीक हो रही थी। आज ये सिचुएशन चेंज हो गई है, सेंटिमेंट चेंज हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब रुपया, हमने एक रिफॉर्म किया था, मैं टेबल पे था 2019 में, और मैं एक पुश करने वालों में से हूँ उस रिफॉर्म को कि पाकिस्तान को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाना चाहिए, जिसका और बाकी जो है 84% वो बाकी दुनिया का वोट है, जिसमें चाइना का भी वोट है, यूरोप का भी वोट है, और ऑब्वियसली हर मेंबर कंट्री का अपने इकोनॉमी के साइज के मुताबिक उनका वोट है। सो आई थिंक इसमें IMF प्रोग्राम जिस तरीके से ये बनाया गया है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक बनाया गया है कि ये गवर्नमेंट भी अपना टाइम पूरा कर ले, उसके बाद केयर टेकर भी अपना टाइम पूरा करें, और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, उसके पास 3-4 माह हो, वो नया प्रोग्राम कर ले। सो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, नंबर 1। अगर मैं माजरत के साथ, आपको इल्म है ज़रा वक्त का मसला है, लेकिन अगर मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूं कि मैंने देखा है अभी कुछ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इंडिया में भी और लंदन में भी और दुबई में, सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, लेकिन उन मुल्कों की करेंसी मजबूत है। अब आप देखिए ना, हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर हो गई है बाहर के मुकाबले में, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस बार हज पर सबसे कम लोग हमारे यहाँ गए, बल्कि वापस करना पड़ा हमें। हमने कुर्बानियाँ, जो हमारा मजहबी फरीज़ा होता है, उसमें 40% कमी आई है, यानी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, हमारे पैसे की वक़्त ख़त्म हुई है, जो हमारी आमदनी है उसके मुकाबले में अखराज ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ज़रा क्विक इसका स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये IMF प्रोग्राम हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम मिलें, एज अ नेशन मिलें, और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लोगों की रोज़गार, इंतशार को ख़त्म करें, इस मुल्क में प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आएँ। और हमारा जो निज़ाम है, आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम अगर स्टेप्स लेंगे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब IMF का प्रोग्राम भी जो डिज़ाइन हुआ है वो यही इंडिकेट करता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे